नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, पुण्येंदु जी, कादम्बरी मैम, पीडी सर और विचित्र जी, आप सभी का स्वागत है। आज की जो विशेष गेस्ट हैं, आज है कादम्बरी मैम, इसलिए बीच में सेंटर में बैठी हैं क्योंकि विषय भी इन्हीं के लायक है। तो यही ज़्यादा इस पर शुरुआत करेंगे। युद्ध के मारधाड़ युद्ध। तो मैम, सबसे पहले सवाल ये है, इसराइल पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इसराइल पिछले एक साल से पहले उसका हमास के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में अब वो हिजबुल्ला के साथ दूसरे फ्रंट पे, यानी एक साथ वो दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। और इसराइल का बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा रहा है कि काफ़ी समय से इसराइल कई देशों के आक्रमण को झेलता रहा है। तो पहले शुरुआत ये करना चाहूँगा कि जो हमास की लड़ाई हुई का पहले एक आ गया कि हमास ने उनके टेरिटरी पे अटैक किया, उनके लोगों को वो ले गए, बंधक बनाया, और अभी भी बंधक हैं, 100 के करीब बंधक है, जो उन्होंने बताया भी था आपको एम्बेसडर ने कि 100 से ज़्यादा बंधक, उसमें कुछ लोग मर भी गए। ये इतना जटिल मुद्दा क्यों है कि इतने समय तक अभी हम देख रहे हैं कि युद्ध होता ही जा रहा है और इसराइल सेंटर में बना रहता है, और खासकर नेतन्याहू, कहा जा रहा है कि अगर वो युद्ध खत्म हुआ तो उनकी सत्ता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 3 बार मिड टर्म्स इलेक्शंस हुए, किसी भी पार्टी को वहाँ पे फुल मेजोरिटी नहीं मिली और ये कोalition की गवर्नमेंट चल रही है। और जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से नेतन्याहू और मजबूत दिख रहे हैं। आपने मुझसे एंशंट हिस्ट्री पूछा है, आपने मुझसे मिडिवल हिस्ट्री पूछा है, आपने मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछा है, आपने मुझसे अभी की खबर पूछी है। मैं इसको बहुत संक्षिप्त में हाँ। बताऊंगी। ये है कि जब इज़राइल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है उसको कई युद्धों के बाद हुआ है। उसमें ये आरोप लगा कि जो वहाँ पर जो ओरिजिनल लोग थे उनको भगाया गया, जो फिलिस्तीन के लोग थे उनको भगाया गया। उसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती से वो देश एक बना है, और इसको लेकर तब से बहुत मैं बहुत यहूदी लोग आते सिंपलिस्टिक रहे। हाँ। फॉर्म में बता रही हूँ कि उसको लेकर कई देशों ने इसको नहीं माना है कि इज़राइल एक स्टेट है। स्टेट। तो इस ऑन एंड ऑफ इसको लेकर लड़ाई चलती रही है, लेकिन इज़राइल जो लड़ रहा है वो अब एग्जिस्टेंशियल लड़ाई वो हर बार उसको कहता है कि वो है। और हमने पिछले जो 2 बड़ी लड़ाइयाँ देखी हैं उसमें क्या हुआ है कि उसने और क्षेत्र जो है उस पर कब्जा किया है, चाहे वो गोलन हाइट्स हो या फिर गैलीली का रीजन हो, या फिर अभी जिस तरह से हो रहा है, अभी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो युद्ध हो रहा है उसमें जो इजरायली सेटलर्स हैं जो ला के बसाए गए उन कब्जा किए हुए लैंड्स में और आगे बढ़ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि वो इलाका उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब खबर पर अगर हम आए, जो मुख्य खबर है वो ये है कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ। 7 अक्टूबर को एक ऐसा हमला हुआ जिसमें हमास जो जितने भी बैरियर्स थे, जितने भी सुरक्षा बल थे, उन सब को क्रॉस करता हुआ पहुंचा यहाँ पर साउथ इज़राइल में। और वहाँ पर 1200 से ज़्यादा लोगों को, जो जिनमें से अधिकतर जो हैं वो आम लोग थे, नागरिक थे, सिविलियंस थे, उनकी हत्या कर दी। बहुत विभत्स तरह के उनके डिस्क्रिप्शंस आए हैं, जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, जिस तरह से रेप्स हुए हैं, जिस तरह से टॉर्चर हुए हैं। और इसमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, जो आम युवा थे वो थे। ये म्यूज़िक फेस्टिवल में भी हुआ, लोगों के घरों में जाकर हुआ। और इस हमले के पहले जब मैं अप्रैल में गई थी 2023 में, उस समय मैंने किबुट्स में देखा था कि वहाँ जो फ़िलिस्तीनी वर्कर्स थे वो भी काम कर रहे थे। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत आशा थी कि एक बेहतर रिलेशन होगा। लेकिन जब आप इज़राइल का बॉर्डर क्रॉस करके आप जब जाते हैं, रामाल्ला में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी है। इनफैक्ट ज़्यादा ये तब महसूस हुआ जब मैं वहाँ से लौट रही थी, और जिस तरह से हर पासपोर्ट की छानबीन की गई, हर एक चेहरे से मिलाया गया, जिस तरह का पूरा वॉल वगैरह था। लेकिन वो सब कुछ जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को काम नहीं आया। और हमास जो है उसके बारे में बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनको ये लगता था, उनको एक शांति की बात नहीं लगती थी। उनको लगता था कि उनके जो स्टेट की जो मांग है, जो फ़िलिस्तीन की मांग है, उसको भुला दिया गया है। तो उसको वापस एक पब्लिक डिस्कोर्स में लाने के लिए, कोलैटरल डैमेज के लिए वो तैयार थे। वो कोलैटरल डैमेज चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उससे ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनके तरफ हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ये वर्ल्ड न्यूज़ बनाता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि जो गाज़ा से खबर आती है उसमें ये लिखा गया हो कि हाँ भाई हमास के मिलिटेंट मारे गए हैं। हाँ। हमेशा होता है इतने लोग मारे मारे गए हैं। सही बात है, लोग मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, लेकिन अर्बन वॉरफेयर जब होता है जी। उसमें आप जब सिविलियंस के पीछे छुपकर वार करेंगे तो सिविलियंस की जान जाएगी। तो ये लगता है कि उसकी भी परवाह नहीं है, एक पॉलिटिकल जो संदेश देना है उसको लेकर। अब यहाँ पर आपने नेतन्याहू की बात की। जी। नेतन्याहू की बात यह है कि
वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में थे इस वॉर के शुरू होने के पहले। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उनके ऊपर लगातार दबाव था कि वो छोड़ें, सत्ता छोड़ें। उनके लिए वॉर जो है ये एक तरह से गॉड गिवन की तरह आया और वरदान की तरह आया कि हाँ वो एक बार फिर अपना स्ट्रॉन्ग मैन इमेज जो है वो मजबूत कर सके। अब हालात ये हो गए हैं 1 साल बाद, जिन्होंने लक्ष्य दिया था कि हमास ख़त्म कर देंगे। हमास सिर्फ एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स नहीं है, वो एक आइडिया भी हो चुका है, इसलिए उसको ख़त्म करना, किसी भी आइडिया को ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो वो अभी तक हो नहीं पाया है और ये युद्ध जो है वो चलता जा रहा है। जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उनमें कुछ शर्तों को, जैसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर की शर्त को मानने को वो तैयार नहीं है कि वहाँ से अपनी सेना हटा ले, तो उसको लेकर इजिप्ट भी नाराज़ है, उसको लेकर बाकी लोग भी दबाव बना रहे हैं, लेकिन वही करने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दबाव उनके लिए कहाँ से आ रहा है? वो दबाव आ रहा है खुद हॉस्टेजेस के फैमिली से, जिनको ये लग रहा है कि जो बाकी बचे हुए वहाँ पर हैं वो लौट नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं आ पाएंगे। यहाँ तक कि हमास ने जो डेड बॉडीज़ जो थी उनको भी ले गए। एक फ्रंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह का दूसरा फ्रंट इजराइल को खोलना पड़ गया है। अब वो इसलिए खोलना पड़ गया है क्योंकि हिजबुल्लाह उनका सबसे बड़ा, अगर आप कहें कि सबसे बड़ा खतरा है नॉर्थ के लिए, जहाँ पर उन्होंने ज़मीन कब्जा किया है इजराइल ने। हालांकि वो इसको नहीं मानते हैं, लेकिन यूएन जो है वो लगातार ये कहता रहा है। और हिजबुल्लाह के पास ट्रेंड लड़ाके हैं, वो लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, उनके पास हथियार बेहतर हैं, और अभी भी ये माना जाता है कि उन्होंने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इजराइल ने क्या किया है, जो उनके हाथ एक मौका लगा वॉकी टॉकीज़ और पेजर धमाकों का, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्सिमम उसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि जितना ज़्यादा डैमेज हो सके वो कर सकें, और उसके बाद अगर आगे कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो उनके लिए काम आसान हो। लेकिन जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ज़मीन पर ऑन ग्राउंड, फीट ऑन ग्राउंड इजरायली सेना होगी, उसकी मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये वो अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जाएंगे हिजबुल्लाह के गढ़ में जाएंगे। और जो एक बार गाज़ा में हो चुका है वो गलती वो दोहराना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि हवाई हमले ज़्यादा होंगे और इस तरह के बाकी जो छुपे हुए हमले जो हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन ज़मीन पर वो अपने सैनिक शायद ना भेजें। सर सुमित सर, आपने एम्बेसडर से बात की थी, इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत के लिए, तो एक बात तो ये साफ़ हो गई पिछले 1 साल से जब से ये चल रहा है युद्ध, कि अब यूएन जो है वो बेमाना है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है। जो वो कुछ भी कह ले, कि आप कहे कि भाई आपने टेरिटरी किसी की कब्जाई की है, कोई मानने के तैयार नहीं है। ह्यूमन राइट काम करता है, एड्स लिए जा रहे हैं, अमेरिका बहुत पैसे दे रहा है, लेकिन अमेरिका की दूसरी भी एक तरीके से देखे तो हित है इजराइल के पीछे से। आपको क्या लगता है कि हिजबुल्लाह का जो फ्रंट खोलने से नेतन्याहू जो 1 साल तक अभी और स्ट्रांग है, उनके पास और समय मिल जाएगा लोगों से, उनके देश के खुद के लोगों से, कि भाई रुको अभी हिजबुल्लाह का फ्रंट भी, उसको भी ख़त्म करना, क्योंकि जो एम्बेसडर उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को भी हम ख़त्म करेंगे, तो ये तो बहुत लंबा चलने वाला है इसका मतलब। देखो बहुत पेचीदा मामला है और इतना आसान नहीं इस चीज़ को किसी भी तरह के अपने जवाब से साबित कर देने का कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच आज की लड़ाई नहीं है, सालों पुरानी लड़ाई है। और ईसा मसीह को लेकर, उनके जन्म स्थान को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई, जो बहस शुरू हुई, वो चली आ रही है। अभी की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को, जैसा कि कादम्बिनी बता रही थी, कुछ युवा पार्टी कर रहे थे, कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहे थे। हमास के वो कथित आतंकी घुसते हैं, गोलीबारी करते हैं इजराइल के इलाके में, और कुछ को अपने साथ कैप्टिव बनाकर करीब 250 लोगों को ले जाते हैं, जिसमें से करीब 96-97 उन्होंने लौटा दिए हैं। कुछ लोग मारे गए हैं जिनकी डेड बॉडीज़ मिल गई हैं, कुछ लापता हैं और कुछ अभी भी उनकी कैप्टिविटी में है। ये मोटा मोटी आंकड़ा है। ऐसे में ये कह देना कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर अटैक करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग दिखा दिया है, ऐसा है नहीं। दरअसल इजराइल के लोगों से अगर आप बात करेंगे ना, अगर आप राजनीति को पीछे छोड़ दें, जो इजरायली आम इजरायली है उनसे अगर आप बात करें, क्योंकि फ़ोन लाइनें काम करती हैं, आप तेल अवीव में बात कर सकते हैं, तेल अवीव में कोई दिक्कत नहीं है। आम इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अब नहीं है। 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2023 के बाद था, सब में गुस्सा था, सब बदला लेना चाहते थे, सबके अंदर वो इमोशन था कि जवाब देना चाहिए। जो फ़िलिस्तीन के कथित तौर पर जिनके लिए नरम हृदय था फ़िलिस्तीन की मांगों के समर्थन में, वो भी उस वक्त उतने गुस्से में थे कि भाई आपने, इन्होंने ज़्यादती कर दी, हमारे इलाके में घुस के ऐसा किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया और शुरुआत के 2 महीने में तो पहला जो हॉस्टेज रिलीज़ हुए हैं वो तो दिसंबर में हो गए हैं, है ना। शुरुआती 2 महीने में हो गए थे, पहले 25 आए, फिर 30 आए, ऐसे करके ग्रुप्स में रिलीज़ किए गए। लेकिन उसके बाद से फिर इजराइल ने जिस तरह का रुख अपनाया, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह का रुख अपनाया, उसने चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर दिया।
चीज़ों को सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की कोशिश ऐसा लगता नहीं कि की गई, क्योंकि नेतन्याहू की अपनी पॉपुलैरिटी, या अगर आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया को देखेंगे, अब जितने मेरे शो में जो गेस्ट आते हैं जो जुड़ते हैं इजराइल से, वो कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी अब दिन पर दिन कम होती जा रही है। उनकी अपनी सरकार में उनके अपने रक्षा मंत्री उनकी मुखालफत करते हैं। उनके रक्षा मंत्री उनकी पार्टी के नहीं है, वहाँ मिलीजुली सरकार है। और जो विरोधी पक्षी रक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो इन्होंने युद्ध की, क्योंकि रक्षा मंत्री की राय ये कि नेगोशिएशन करना चाहिए और हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना चाहिए, बहुत हो गया अब कब तक हम लड़ते रहेंगे, कब हम आम जीवन में लौटेंगे। लेकिन नेतन्याहू साहब और उनकी पार्टी को कोई चुनाव जीतना है, वहाँ चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उनको इस बात की उम्मीद है कि हम, वही जो बात कादम्बिनी ने कही कि स्ट्रॉन्ग मैन बन के आएंगे और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे और उनकी राजनीति चमकेगी। और अभी उनके पास कम से कम 5-10 साल की राजनीति बाकी है, उनकी उम्र को देखा जाए, उनकी फिटनेस को देखा जाए, तो वो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। अगर इजराइल के पास सपोर्ट नहीं होता पश्चिमी देशों का, नेटो कंट्रीज का, तो ये लड़ाई ख़त्म हो गई होती। ये लड़ाई ख़त्म होती शुरू के 2 महीने में, 3 महीने में ख़त्म हो गई होती। इससे अधिक इजराइल नहीं लड़ सकता था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल काबिल नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। पूरा अमेरिका हथियार इजरायली सेना को दे रहा है, और जैसा आपने कहा मानवीय एड्स जो हो गई, दवाइयाँ जो हो गई, वो फ़िलिस्तीन के इलाके में पहुंचा रहा है। और अब तो चुनाव जैसे से अमेरिका में पास आते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका में बन गया है कि भाई इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं ख़त्म करना चाहिए। ट्रंप जो कि इजराइल के समर्थन में रहे, वो लड़ाई ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स के वक्त में लड़ाई शुरू हुई है, तो डेमोक्रेट्स की मजबूरी है कि इस लड़ाई के विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे बाइडन हो चाहे कमला हैरिस हो। लेकिन अब ये अमेरिकी चुनावों का सबसे अहम मुद्दा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी भले ही सैनिक नहीं लड़ रहे हैं, पर अमेरिकी मदद वहाँ जा रही है, जिस वजह से अमेरिका में भारी इस वक्त बेरोजगारी है, भारी महंगाई हो गई है। अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, वो उन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं। तो ये इस कहानी का ना, इस चर्चा में कोई हम निष्कर्ष निकाल नहीं पाएंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया में चाहे कितने स्ट्रॉन्ग नेता बनकर आए, पर अपने देश में वो अभी 100% एक्सेप्टेबल नहीं बचे हैं, जो कि वो थे कुछ वक्त पहले तक। मैम जब भी आप चाहें इंटरप्ट कर सकती हैं। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी कि बेंजामिन नेतन्याहू, जैसा कि सुमित ने बताया है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर करप्शन का केस चल रहा था और फेयर चांसेस थे कि उनके खिलाफ फैसला आता, तो ये फैक्टर बहुत साफ है। दूसरी चीज़ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट वाला रिफॉर्म लेके आ रहे हैं एग्जैक्टली अपने मुकदमे से बचने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका में जो जूइश कम्युनिटी है वो बेहद स्ट्रांग है, एग्जैक्टली पॉलिटिकली, मनी वाइज बेहद स्ट्रांग है। इसलिए शायद ही किसी सरकार के पास ये विल पावर हो कि इजराइल को वो कुछ भी देना बंद कर दे। कहा जाता है कि कई बार जब नहीं भी मन होता था, तब भी नेतन्याहू जो हैं वो आकर वहाँ संबोधित कर पाते थे, क्योंकि ये लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। पीडी सर, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल की। भारत जब पहले मतलब कांग्रेस सरकार के समय माना जाता है फ़िलिस्तीन थोड़ा सा ज़्यादा नरम रुख था, और इजराइल से भी रुख था, संपर्क थे, संबंध थे देशों के, लेकिन फ़िलिस्तीन ज़्यादा प्रायोरिटी पे था। लेकिन अब बदल चुका है। प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, यहाँ तक कि युद्ध भी रुकवाने की बात चलती है, और वह यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत शांति एक वार्ता करे नवंबर महीने में, तो सब। लेकिन इजराइल वाले मामले पे आप या नज़र में नहीं आता है कि कभी इतना भारत की तरफ से प्रखर बात की गई हो कि इसे खत्म किया जाए, या फिलिस्तीन के इश्यूज़ को लेकर। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर तो भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, और अभी वैदेशिक नीति में आप देखें तो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है भारत। सिर्फ ये हुआ है कि पिछले 2-3 दशकों में ये समझ विकसित हुई कि इजराइल को भी आपको मान्यता देनी होगी, एक मजबूत देश है, और धीरे धीरे कई चीज़ों को समय भी सैंक्शन करता चलता है। तो जब भारत शुरू से जिस नीति पे चलता रहा वो गुटनिरपेक्षता की रही। नेहरू के दौर से ही वो जो शुरू, उसका नाम बदलता गया, तो जो संतुलन आज मोदी जी साध रहे हैं उसकी एक पृष्ठभूमि है। वो उस पृष्ठभूमि का लाभ भी भारत को मिलता है, और भारत की बात इस लिहाज से सुनी भी जाती है। ये सच है कि अभी के इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में फिलिस्तीनियों को भारत से जिस तरह के समर्थन की उम्मीद थी वो घटा है, और दूसरी तरफ इजराइल को, जैसे भी शायद मुझे याद आ रहा है, कादम्बिनी ठीक बताएंगी, कि भारत ने विरोध में वोट किया युद्ध विराम के। हाँ, युद्ध विराम भारत ने एब्स्टेन कर गया था भारत। हाँ,
एब्सटेन कर गया। पहले ये स्थिति नहीं थी ना, पहले वो फिलिस्तीन के फिलिस्तीन के साथ साथ खड़ा था, होता, हाँ। युद्ध रोकने के नाम पे खड़ा होता। लेकिन भारत का जो दृष्टिकोण अभी का है, खासकर आप जो देखिए कि दक्षिणपंथी अपने भारत में भी थे जब ये युद्ध हुआ, उसके बाद एक मोमेंटम सोशल मीडिया पे आया है कि इजराइल ने सही किया, यहूदी सही किए, लेबनान नहीं, शुरू क्योंकि में सारी मुस्लिम था, दुनिया का इसलिए- मानना था कि इजराइल ने सही किया, हाँ। क्योंकि 13 अक्टूबर का जो वाकया था वो वाकई भयानक था। हम्म। और लेकिन हमास इज इक्वल टू फिलिस्तीनी जनता Exactly. और नेतन्याहू इज इक्वल टू इजराइल, ये दोनों बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, हर देश में नेता अलग होता है, जनता अलग होती है, सरकार अलग होता है, अलग होती है, जनता अलग होती है। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जो थोड़ी गड़बड़ करते हैं, और नेताओं को युद्ध रास आते हैं, खास तौर पे नाकाम होते हैं नेताओं को। जैसे इसका एक उदाहरण है कि जो बुश, हम लोग 9/11 को याद कर रहे थे शुरू में, 9/11 बुश के लिए टॉनिक साबित हुआ था। उसके पहले जॉर्ज बुश चुनावों में बेईमानी का आरोप झेल रहे थे, वो बैठ नहीं पा रहे थे, उनको जगह जगह भागना पड़ रहा था। 9/11 होता है, वो आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं और उसके बाद उनकी कुर्सी सुरक्षित हो जाती है, जो हम नेतन्याहू के साथ देख रहे हैं। तो हमास ने दरअसल नेतन्याहू को एक मौका दिया, लेकिन बाद के दिनों में हमास को नष्ट करने के नाम पे इजराइल ने जो विध्वंसक कार्रवाई की, जिस तरह की अमानवीय बर्बरता दिखाई, वो हमास के आगे की चीज है। दुर्भाग्य है कि उससे हमास अभी तक नष्ट नहीं हुआ पूरी तरह, उसके पास बंधक भी हैं, जबकि आधे से ज्यादा मतलब फिलिस्तीन तबाह हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। अभी तो फिलिस्तीन। अच्छा, इजराइल पहली बार खोल रहा है मोर्चा हिजबुल्लाह के खिलाफ इस युद्ध में, ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए कि शुरू से इजराइल को मालूम है कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, हाँ। वो सबको डराने की कोशिश कर रहा है। एकदम जब 13 अक्टूबर की घटना हुई थी, उसके तीसरे या चौथे दिन, 7 अक्टूबर की घटना जो हुई थी, उसके तीसरे या चौथे दिन ईरान के विदेश मंत्री सीरिया में थे, दमिश्क में, वहां भी इन लोगों ने कुछ विस्फोट कराने की कोशिश की। तो वो अटैक पहले से भी चल रहे थे, और हिजबुल्लाह को खत्म करना इजराइल के लिए जरूरी था, क्योंकि वो अभी उस इलाके में, लेबनान से लगे उस इलाके में, वो एक ऐसी ताकत है। क्योंकि 7 अक्टूबर का एक सबक और था, आप चाहे जितनी सुरक्षा कर लें, एक दिन अटैक हो भी सकता है, क्योंकि इजराइल का दम भी ये था कि उस पर हमला नहीं हो सकता है। तो एक बात तो ये कि इजराइल का दम उसने तोड़ा, इजराइल दोबारा वैसा हमला नहीं होने देना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह को नष्ट करने पे तुला है। लेकिन हिजबुल्लाह को नष्ट करने के नाम पे फिर लेबनान में जो हो रहा है वो भयानक है। तो और इसका जो अफसोसनाक पहलू है कि भारत ही नहीं, सारी दुनिया चुप है। एग्जैक्टली। अमेरिका में, फ्रांस में, तमाम जगहों पे जो लोग शांति वार्ताएं करने के लिए जाने जाते हैं, जो ऐसा, यूएन की भूमिका पहले भी बेकार हो चुकी थी। यूएन, वियतनाम में 10 साल अमेरिका युद्ध करता रहा, यूएन कुछ नहीं कर सका। ऐसे मौकों पे यूएन हमेशा लाचार दिखाई पड़ता है, वहाँ से सिर्फ आपको एक तरह के हस्तक्षेप की कोशिश दिखती है, तो वो तो बेमानी है। लेकिन दुनिया के ताकतवर देशों की चुप्पी इजराइल के मामले में खतरनाक है। और अमेरिका और यूरोप को देखिए, पश्चिम यूरोप को, तो दोहरे युद्ध की रचना उन्होंने की है। एक तरफ इजराइल की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ये दोनों युद्ध रुक जाते अगर ये मदद उनको नहीं पहुंचाई गई होती। या तो हार इस भी मामले सकते में हैं, अगर ये कहें कि अगर मदद ना देते शायद ये देश बहुत बुरी तरह हार जाते, या अभी तक युद्ध ये हावी हो जाती है। मतलब इजराइल लौट आता हो सकता है, अमेरिका का पूरा दबाव होता, बाकी देशों की मदद न होती तो इजराइल को पीछे हटना कल पड़ता। इंटरव्यू दे रहे थे एम्बेसडर 2 दिन पहले, उन्होंने ये कहा कि हमास टेबल पे आना नहीं चाहता बातचीत करने के लिए। इवन उन्होंने कहा कि जो यूएस चाहता भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा सच नहीं है। ऐसा हो चुका है कि हमास ने एक बार अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी युद्ध विराम की, उनको स्वीकार कर सा लिया था, लेकिन इजराइल उसको मानने को तैयार नहीं था। उस दिन जो मैंने बात की ना, एम्बेसडर जब अपने स्टूडियो में आए, रिजवान अज़ार साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी अंडरलाइन करने वाली थी उसमें, जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ। हो सकता है कई लोगों ने देखा भी हो, बातचीत क्योंकि अंग्रेज़ी में थी। पहली बात, तो इजराइल शांति की बात कर रहा है, लेकिन अपनी शर्तों पे, कि हमारे हिसाब से शांति होगी। शांति ऐसे नहीं होती है। अगर हम 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दोनों को झुकना पड़ेगा, लेकिन शर्तों के साथ अगर आप शांति की बात करेंगे तो शांति किस बात, कैसी शांति? पहली बात।
दूसरी बात जो मुझे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी, मतलब ये बहुत लंबी इसमें बातचीत होगी आगे और हमारे बीच ये तो मुल्कों के बीच होगी। पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे करिएगा पीडी सर या कादम्बनी, कि कहीं किसी मंच पर किसी इजरायली अधिकारी ने बैठकर सार्वजनिक तौर पर ये कहा हो कि हम 2 स्टेट नेशन थ्योरी को मानने को तैयार हैं, क्यों नहीं माना जा सकता। ये रिजवान अज़ार साहब बोलकर अपने स्टूडियो में गए कि जो एक सॉल्यूशन की बात चलती है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का हल क्या है इस समस्या का, तो इजराइल तो कहता है वो पूरा देश मेरा है और फ़िलिस्तीन कहता है वो टुकड़ा मेरा है जो 16-18 किलोमीटर की पट्टी है। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि हम वो एक रास्ता हो सकता है, पर पहले शांति होनी चाहिए और हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज होने चाहिए। उस पर उसमें एक बात है कि 7 अक्टूबर के पहले बातचीत हो रही थी। हाँ। और टू नेशन थ्योरी पे इजराइल से ज़्यादा एतराज़ पश्चिम एशिया के बाकी देशों को बाकी था। देशों को, हाँ, क्योंकि वो तो मानते थे कि ये तो जो सही भी कब्जा है, किया हुआ है, कि ये तो कब्जा किया हुआ है इजराइल को तो मान्यता देंगे ही नहीं, बाकी की मान्यता थी। लेकिन इस दौरान शांति की बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और बहुत संभव है कि हमास या दूसरे ऐसे संगठनों को पीछे हटना पड़ जाता। तो एक तो ये एक ट्रेजिक पहलू इसका ये जो आखिरी जोड़ के मैं बात ख़त्म करूँगा कि इजराइल का जन्म जब हुआ तो वो जख्मों से लथपथ यहूदी कौम का जन्म था। मतलब उनको इतनी मार पड़ी थी, 60 लाख यहूदी मार दिए गए थे। ये फिगर, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और असल में पश्चिमी यूरोप के भीतर जो अपराध भाव है वो उस अपराध भाव की कीमत भी इजरायली समर्थन में चुकाता है। वहाँ जो सिनेमा बन रहा है, वहाँ जो साहित्य लिखा जा रहा है, उस यहूदियों के खिलाफ बर्बरता की जो नाजी कहानी है वो कहीं शूल की तरह अब भी यूरोप और अमेरिका के सीने में धंसी हुई है, खासकर यूरोप के सीने में। जर्मनी का इतिहास है वो। तो शायद उसका भी एक वो है कि हम इजराइल को तो छोड़ेंगे नहीं, इस बार यहूदियों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक नस्ली घृणा से आप निकल के आए, उबर के आए और दूसरी नस्ली घृणा तक आप जा रहे हैं। पश्चाताप कर रहे हैं ना एक तरीके से जो उन्होंने किया। सर विजय सर, ये देखा जाए तो ज़मीन का एक टुकड़ा था जिसको लेकर इतने सालों से लड़ाई चल रही है और आज तक चलती ही जा रही है। पहले फ़िलिस्तीन देश था, माना जाता है कि यहूदी आए, जैसा मैम ने कहा कि बहुत ताकतवर थे, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में। हाँ, अभी भी ताकतवर हैं। उसने पहले भी थे, पहले से थोड़ा सा मजबूत है, तभी तो वहाँ से लोग उन्होंने माना कि ये हमारा देश है, ये हमारी भूमि, जहाँ जैसे होता है ना मेरा देश कौन, भारत। तो उनके पास पहले देश नहीं था, तो वो धीरे धीरे बसना शुरू किए, धीरे धीरे बसते ऐसे नहीं ताकतवर बसे, हो गए। उनको ब्रिटेन ने बसाया। बाइबल में ये स्पेशली कहानी है, वो जगह आइडेंटिफाई की हुई है, इसीलिए उस वहाँ पर वो बसने गए। और आप ये मानिए जो अपराध बोध की बात प्रियदर्शन जी कर रहे हैं, वो ऐसा अपराध बोध है, वो सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है। जर्मनी तो अपना इतिहास मानता है, उसको सामने रखता है कि दोबारा गलती ना हो। लेकिन देशों ने ये किया है कि पूरे जहाज भर के यहूदी जब तट पर पहुंचे देशों के, तो उनको लौटा दिया गया। उनके पास कोई देश नहीं था, जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो ये जो एक फैक्टर है वो आज तक उनके दिमाग में है। और अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी तो 80 साल। ठीक है। तो ये अगर ये कहा जाए कि इतिहास के घाव को भुला देना चाहिए, इतना अभी भी ताज़ा घाव है कि वो जो परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है वो भी है, एक है कि हम नहीं छोड़ेंगे अपनी ज़मीन इस बार, वो भी है। ये भी कहा गया है कि इतने सारे इस्लामिक देश है, यहूदी देश तो मात्र एक है, तो फिर इस तरह की जिद क्यों? तो ये कई तरह की चीज़ें आती जाएंगी इसमें धर्म और ये सब है। नहीं, धर्म है, ये सब कुछ उस समय के ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की बदमाशी सबसे ज़्यादा थी। उन्हीं के, हाँ। और उन्होंने जानबूझ करके, जो उनकी आदत थी, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान को फंसा के रखा, लड़ाई की में और छोड़ के यहाँ चले पर गए। 2 देशों के निर्माण के कारण सबसे ज़्यादा वो बने, वहाँ पर भी उन्होंने ही जाकर के इजराइल का निर्माण कराया। Exactly, हाँ। और वो लोग चाहते तो अपने यहाँ भी जगह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी, ताकि उनको अरब देशों को भी फंसा कर रखना था। हालांकि तब तक अरब देश इतने समृद्ध नहीं थे, वो तो तेल का जब भंडारण हुआ, जब निकला तब से आई, तब वो बात की चीज़ हुई। दूसरी बात कि इजराइल, ये बात सही है कि वो बहुत त्रासदियों को भोग कर निकला था, लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप त्रासदी भोग कर निकलें तो दूसरे पर त्रासदी ही पैदा करें? यही काम गलती इजराइल लगातार करता रहा। उसने न सिर्फ, कादम्बनी जी ने कहा कि उसने फिलिस्तीन की ज़मीन को धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। हाँ। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है कितने वर्ग किलोमीटर उसने कर लिया, लेकिन ज़मीन तो कब्जा करता गया। और अमेरिका उसको सह देता रहा, यूरोपीय देश सह देते रहे। वो इसलिए सह देते रहे,
मुझे लगता है कि अपराध बोध से ज़्यादा उनको अपने हथियार बेचने थे। जब देश कारोबारी हो जाते हैं और उनको सिर्फ अपना डॉलर दिखता है तो उनमें किसी किस्म का अपराध बोध नहीं होता, सिर्फ उनकी नज़रों में कारोबार रहता है और उनको लगता है किसी तरह से पैसा है। वो इजराइल के साथ उनका यही संबंध है। तीसरी बात कि इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हर कोई युद्ध न हो ये बात करता है, लेकिन युद्ध को रोकने के लिए कोई भी सार्थक पहल नहीं करता। मुझे कभी कभी तो लगता है कि हम अपने देश के बारे में ही सोचते हैं, हमारी कूटनीति है और ये है कि हम गुट निरपेक्ष हैं जी। लेकिन गुट निरपेक्ष बलराम की तरह नहीं होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, ना हम इधर लड़ेंगे ना उधर लड़ेंगे, उस समय हम तीर्थाटन पर चले जाएंगे। आपको लड़ना चाहिए, कई बार आपको कृष्ण की तरह एक पक्ष लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब भारत क्या करेगा नहीं मालूम, लेकिन ये है कि युद्ध को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये हर हाल में पूरी दुनिया के दिमाग में यदि बात आएगी कि युद्ध मानवता की मृत्यु की नीति है, तभी जाकर के ये रुकेगा। ये बात इसलिए नहीं आती कि हथियारों का कारोबार सबसे ज़्यादा फायदा देने वाले कारोबारों में है, और दूसरी बात कि अमेरिका और यूरोप के देश अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इसको सबसे ज़्यादा हवा देते रहे। खासकर अगर ये कहा जाए यूक्रेन और रशिया वाले मामले में भी यही है कि बिल्कुल अपने है। आप को अस्तित्व बनाए रखने के लिए कि वो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं और वॉर चलता ही जा रहा है अभी भी। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगी कि रूस यूक्रेन का युद्ध जो है नेचर वाइज वो अलग है, और इज़राइल हमास हिजबुल्ला का वो अलग है। इज़राइल का इसलिए अलग है क्योंकि अगर आप इज़राइल को देखें वहाँ पर तो वो कितना बड़ा है, वो मणिपुर जितना उसका होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत छोटा सा देश है। आप दिन में शुरू करें तो आप शाम तक शायद घूम आएँ सब जगह, मोड ऑफ ट्रैवल पे डिपेंड करता है। उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर वो झुकता है, पीछे हटता है, जो उसका मानना है, अगर झुकता है पीछे हटता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो देश हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बहुत मित्रवत देश हैं जो जिन्होंने माना भी है, वो बहुत मुश्किल से उन्होंने माना है, और जिसको कहते हैं हम महज टॉलरेट करते हैं। दूसरी चीज़ अमेरिका की है, ठीक है, हथियारों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अगर कहीं एक कंफर्टेबली कदम जमा कर रख सकता है तो वो इज़राइल है, बाकी देश नहीं है। बाकी या तो बाकियों से युद्ध का मसला है, या तेल का मसला है, या फिर अब आज की तारीख में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा मसला इस्लामोफोबिया भी है, वो है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक जिसको कहते हैं इरोजन ऑफ ट्रस्ट 9/11 के बाद जो हुआ है वो वापस नहीं लौटा है। नहीं, मैं उसी बात पे आऊँगा कि जो युद्ध 1 साल से चल रहा है और वो भूमिका साफ दिखती नहीं है यूएस या यूएन या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की कि युद्ध को शांत किया जाए। और विचित सर की बात से मैं सहमत हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कारोबार है वो हथियारों का कारोबार है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि युद्ध दुनिया में होते रहने चाहिए ताकि उनका कारोबार चलता रहे, क्योंकि शांति होगी तो उस कारोबार पर मंदी आएगी, और कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि कम से कम उनके बिजनेस में किसी तरह का कोई रिसेशन हो। तो एक तो जो सर्वाइवल की बात है बेंजामिन नेतन्याहू की, कि उनकी स्थिति खराब थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे और लोग बहुत विरोध कर रहे थे, उसमें उनको एक जिसको कहते हैं आपदा में अवसर उनको उस ढंग से मिला और वो पूरी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत लंबा चल रहा है। हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी इस पर बहुत चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में, जो ट्रंप और हैरिस के बीच में, कि हैरिस का कहना है कि ठीक है इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन अब ये युद्ध बहुत लंबा हो रहा है और कोलेटरल डैमेज के नाम पर जिस तरह से फ़िलिस्तीन में बच्चे मारे गए हैं और छोटे छोटे बच्चे, जिस तरह के विजुअल्स आते हैं बड़े हृदय विदारक, तो दुनिया के स्तर पे ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर आप यूएन अपने आप को मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पंच समझता है, सरपंच समझता है, और अमेरिका खुद को दुनिया का एक चौधरी समझता है, तो मतलब इतना होने के बाद अब कम से कम उस तरह का एक निर्णायक हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी ये बात जानता है कि वो दुनिया से बहुत कट करके वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। और भले ही मंचों से अमेरिका लगातार इजराइल को ये बोल रहा है कि आप अब कदम पीछे खींचिए, अब युद्ध विराम की तरफ बढ़िए, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है।
और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो अगर अमेरिका या फ्रांस या दूसरे बड़े देश अगर वो गंभीरता के साथ वो इजराइल को बोलेंगे तो इजराइल के लिए उसको मतलब उस बात को मना करना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो इसलिए ना, जो बात अभी कादम्बनी बोल रही थी ना कि इस्लामोफोबिया, ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इस्लामोफोबिया से पीड़ित है आज की डेट में, और जितने इसराइल की क्या अड़ोसी पड़ोसी मुल्क अगर आप देखेंगे नक्शे पे, तो पूरा अरब कंट्री से घिरा हुआ है, वो ओआईसी कंट्री से घिरा हुआ है। इतना सा इसराइल दिखता है, इतने बड़े बड़े यमन, सीरिया, सूडान, लेबनान, जॉर्डन, ये सब देश देखते हैं। 21 देश है। कल जब मैंने शो किया था तो मैंने वो ग्राफिक्स में देखा था 21 देश अरब देश है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और अगर मैं ओआईसी को मिला लूँ जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान है, तो वो संख्या बढ़ के 50 के आसपास पहुँच जाती है। उन सब के बीच में एक इसराइल है, और उस इसराइल के बीच में फ़िलिस्तीन है। जो कहने को शिया सुन्नी की लड़ाई दुनिया भर में होती है, फ़िलिस्तीन का इलाका सुन्नियों का है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है ये शिया है, ये शिया मिलिशिया है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान शिया कंट्री है। तो इस लड़ाई में शिया सुन्नी भी एक हो गए हैं, ज्यूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ शिया सुन्नी भी एक हो गए हैं, और सब मिलकर ये चाहते हैं कि इस बार इसराइल को दबा दिया जाए। और इसराइल के दबने का मतलब है अमेरिका का दबना, क्योंकि अमेरिका का तन मन धन, जैसे कि ये बोल रहे हैं हथियार लगे हुए हैं, तो तन मन धन सब लगा हुआ है। कोई सॉल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक चुनाव नहीं निपट जाएंगे। पहली बात तो ये मान लीजिए, पहले अमेरिका के चुनाव और फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का चुनाव, जो शायद अगले साल फरवरी मार्च में होगा, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो इन ऐसे में 6 महीने तक ये चलना है। और इसराइल ने जो फ्रंट खोला है, पहले हमास के साथ लड़ रहा था, फिर हौती ने अटैक किया, हौती के साथ खोला, अब तो हिजबुल्लाह पे जिस तरह का ऑल आउट वॉर कर दिया है, और लेबनान में वो जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वो ज़मीन के रास्ते भी हमला करने की तैयारी कर रहा है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, वो बहुत मुश्किल काम है। ज़मीन के रास्ते जाना मतलब आप लिटरली एक ऐसी लड़ाई में घुस रहे हैं जिसमें फिर आप चक्रों में फंस गए हैं, फिर आप लौट नहीं सकते, फिर आपको उस देश पे कब्जा करके लौटना पड़ेगा, उसके बाद आप लौट नहीं सकते, आप फंस जाएंगे ऐसे। तो वो बहुत मुश्किल है, ऊपर से टारगेट करके मार देना, ड्रोन से मार देना, हाँ, अंदर चले जाना और वहाँ से सुरक्षित निकल के आना, वो मुश्किल है। तो ऐसे में परिस्थितियाँ वहाँ जी। इसमें जो इस्लामोफोबिया को लेकर के मेरा ये कहना है कि ये बात सही है कि 9/11 के बाद अमेरिका को एक बात समझ में आई कि आतंकवाद कुछ होता है, नहीं तो उससे पहले उसको आतंकवाद समझ में नहीं आता था, और भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि आज भी अमेरिका को आतंकवाद समझ में नहीं आता है, अपने 9/11 को हटा दें तो इसीलिए उसका इस्लामोफोबिया भी अपने तेल और अरब देशों के साथ सबके साथ बारी बारी से जो उसकी कुटिल कूटनीति रही है, उसके कारण जो चीज़ें बिगड़ी हैं उतने तक सीमित है। तो और मूलतः देखा जाए तो इन सबके जड़ में जो एक देश है जो इस समस्या को उलझाए रखना चाहता है, वो मुझे अमेरिका ही लगता है। और इसीलिए जब तक चूंकि अमेरिका सबसे बड़ी पावर है आज की तारीख में, तो वो जब तक एक ईमानदार पहल नहीं करेगा तब तक इसका कोई रास्ता नहीं दिखता। क्योंकि हमास तो कोई संत महात्मा का संगठन तो है नहीं, वो आतंकवादी संगठन भले भारत नहीं मानता है, या लेकिन है तो आतंकवादी संगठन ही। जा करके निर्दोष लोगों को पिछले बार 7 अक्टूबर को जिस तरह से मारा गया, उसके बाद कैसे कोई ये सोचेगा वो कि नहीं तुम जा करके फिलिस्तीन में बच्चों को क्यों मार रहे हो। अब इजराइल मारेगा तो कहाँ से चुन चुन कर हमास के लोगों को ढूंढेगा, और जब होगा तो सभी लोग मारेंगे, गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो मेरे ये कहने का है कि अमेरिका की गड़बड़ियों के चलते ये इजराइल को सह मिला हुआ है, और दूसरी तरफ जो अरब देश हैं वो कभी समस्या का हल नहीं चाहते। और अच्छा, अब एक और बहुत कूटनीतिक चीज देखने में मिलती है कि अरब देश भी अपना हाथ नहीं जलाना चाहते हैं, वो भी दूर से सिर्फ कि वीर तुम बढ़े चलो, हमास तुम लड़े रहो, फिलिस्तीन तुम लड़ो, हिजबुल्लाह तुम लड़ो। ईरान भी दूर से ही बोल रहा है कि हम नानी याद दिला देंगे। किसको दिला दोगे, क्या करोगे, ये कुछ नहीं बता रहे, इसीलिए समस्याएं और विकट हो रही हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप कुछ नहीं जी एक चीज़ ऐड करूँगी, भारत को लेकर बड़ी बात होती है कि भारत को इसमें कुछ करना चाहिए, और मतलब भारत जो है वो शांति के प्रयास करे, भारत को एक पक्ष लेना चाहिए। मेरा मानना है भारत को कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो डिप्लोमेसी है, जो आपकी जितनी कूटनीति है,
सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है और ये हर देश करता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है, हो सकता है आपको हाइपोथेटिकल लगे, ठीक है, हो सकता है बहुत आउटडेटेड लगे। आज अगर मैं बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ और इसमें हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए। आज अगर हमास जो है वो सारे बंधक वापस कर दे, बोले हम हथियार डाल रहे हैं, हम मेरे ऊपर कितना भी हमला करे इज़राइल, हम हथियार नहीं उठाएंगे, आपको लगता है कि इज़राइल के पास ये मॉरल राइट होगा? क्योंकि एक एक देश जो है, चाहे आसपास का हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, मजबूर हो जाएगा कि वो फ़िलिस्तीन के बॉर्डर पर खड़ा होगा कि इज़राइल हथियार ना उठाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी के भी हाथ साफ नहीं है। A to Z जितने भी हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे, खासकर इसलिए क्योंकि टेलीविज़न पर युद्ध बड़ा ग्लैमरस लगता है, ठीक है। ये वॉर ऑफ परसेप्शन भी है। हर जगह से आपको बच्चों की तस्वीरें क्यों दिखती हैं? क्यों नहीं दिखती आपको उनकी तस्वीरें जो हाथ में लेके अपना हर प्रकार के गन लेके भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं? नहीं दिखती हैं, कम दिखती हैं। आपको बच्चों की तस्वीरें दिखेंगी टेलीविज़न पे, यहाँ से कट गया, वहाँ से उड़ गया, हर जगह होता है। भूख से मर रहे हैं बच्चे, उनकी क्यों नहीं दिखती हैं तस्वीरें? तो बहुत सही विषय उठाया गांधी जी। तो उम्मीद करते हैं अगले कुछ सप्ताह में फिर से इस विषय में चर्चा और करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।